नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट वीकली शो प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई तमाम खबरें, एक तरह से पूरे वीक का जो राउंड अप होता है वो हम लोग इस शो में लेकर आते हैं और एक्सपर्ट के जरिए हर एक खबर का यहाँ पर विश्लेषण भी करते हैं। और आज भी वो क्रम, आज भी वो सिलसिला यहाँ जारी रहेगा। और खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, जो कि हैं फिनकार्ड के को फाउंडर और डायरेक्टर रवि दत्त शर्मा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच अभिषेक एंड गुड इवनिंग टू ऑल। और बहुत अच्छा लगता है शो में आके, क्योंकि जिस तरीके से हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, आई एम श्योर ये लोगों को एक बेहतर सिर्फ एडवाइस नहीं, मेरे को लगता है कि बेहतर जागरूक इन्वेस्टर भी बनाता है। क्योंकि स्पेशली प्रॉपर्टी का मेरा ऐसा मानना है कि हम अगर पूरे जीवन भर में 100 रुपए की राशि सेव करते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा चंक प्रॉपर्टी में ही जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर सर। ज्यादा अवेयरनेस होना अत्यंत आवश्यक है। और सर, थैंक आप यू जैसे सो जब मच। एक्सपर्ट होते हैं तो फिर काम थोड़ा सा और आसान हो जाता है, जो कि आपने बताया कि लोगों को जागरूक करना, उनको सही डायरेक्शन में ले जाना। बिल्कुल सही सर बोला आपने। चलिए शो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि ओटीएस में यानी कि ऑन द शो में कौन कौन सी खबरें हैं जो हम लोग यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। तो न्यू नोएडा बनने का काम शुरू हो गया है। जी हाँ, सबसे पहली खबर होगी ये वाली, जिसमें क्या कुछ डेवलपमेंट हुए हैं उसको हम लोग समझेंगे इस खबर में। उसके बाद फिर रुक करेंगे वेयर हाउसिंग सेक्टर में तेज बढ़त देखने को मिली है। रिपोर्ट आई है और इस सेक्टर को लेकर कई सारे खुलासे हुए हैं। क्या खुलासे हुए, क्या फायदे हो सकते हैं यहाँ पर निवेशकों को, उसको भी यहाँ पर हम लोग समझेंगे। उसके बाद फिर बात करेंगे एयरपोर्ट के पास प्लॉट की कीमत आसमान पर। जितनी भी कीमत आप सोच सकते हैं एक प्लॉट की, उससे भी परे, उससे भी कहीं ज़्यादा कीमत निकल कर आई है एक प्लॉट की। उसको भी हम लोग समझेंगे, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे मेट्रो किनारे बनेंगे फ्लैट्स। क्या योजना है, कैसे कैसे यहाँ पर विस्तार किया जा रहा है, कैसे कैसे फ्लैट्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे, क्या योजना लाई गई है, उसको भी यहाँ पर हम लोग समझेंगे। उसके बाद फिर बात करेंगे, क्योंकि आ गया है यूनिफाइड का रेरा पोर्टल, यानी कि स्टेट से हटकर अब एक सेंट्रलाइज्ड रेरा पोर्टल यहाँ पर आ गया है। कितना कुछ अलग होगा स्टेट वाले रेरा जो हम लोग आज तक यूज़ करते आ रहे हैं उससे, कितना ये अलग होगा, क्या बेनिफिट्स यहाँ पर मिलेंगे, उसको भी हम लोग समझेंगे। इसके अलावा कई और सारी खबरें होंगी, उसको भी हम लोग अपने शो में आज टटोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। तो नोएडा प्राधिकरण ने न्यू नोएडा यानी कि दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन यानी कि DNGIR परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की तैयारी जो है वो तेज कर दी है। पहले चरण में 37 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी, जिनमें 24 गांव बुलंदशहर के और 13 गांव जो है वो गौतम बुद्ध नगर के हैं। ये प्रक्रिया किसानों की सहमति के आधार पर शुरू होगी और अगले महीने से जमीन खरीद की जो कार्रवाई है वो शुरू करने की संभावना है। अधिग्रहण कार्य को तेज करने के लिए 3 तहसीलदारों की तैनाती और एक अस्थायी कार्यालय स्थापित करने की यहाँ पर योजना बनाई गई है। परियोजना के तहत सड़क, सीवर, बिजली और पानी जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके बाद औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स कंपनियों को प्लॉट आवंटित किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र में रोजगार और निवेश बढ़ने की यहाँ पर उम्मीद जो है वो बढ़ेगी। सर, न्यू नोएडा की कार्रवाई शुरू हो रही है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? क्या रियल एस्टेट में नया बूम आएगा, आपको लग रहा है इससे? तो ये एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है अभिषेक। और अगर हम देखेंगे नोएडा की हिस्ट्री, अगर हम देखेंगे तो जो इसका पहला डेवलपमेंट था वो 90s में स्टार्ट हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट का पहला ऑर्डर आया था कि यहाँ से इंडस्ट्री शिफ्ट की जानी चाहिए। तो जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि नोएडा का जो फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो प्रैक्टिकली ये एक एक्सटेंशन था ओखला का, और जिसको बनने में मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से 20 साल लगे फुली डेवलप होने में। और उसकी नई लर्निंग से हमने देखा कि ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट हुआ। तो ये काफी अच्छा स्टेप है और ये दर्शाता है। और इस मामले में मैं यूपी गवर्नमेंट की तारीफ करना चाहूंगा कि जितने भी हमने यूपी गवर्नमेंट के स्पेशली इस रीजन के डेवलपमेंट देखे, वो हमेशा आगे के 10 साल 15 साल की जरूरतों के हिसाब से बनाए गए हैं। और परहैप्स यही एक रीजन है कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, नोएडा आज के टाइम पे इंडिया में जितने भी शहर हैं उनमें वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रा कैरी करता है इन टर्म्स ऑफ FAR रेशियो, in case of the public highway and infrastructure perspective, in case of real estate development. तो आई एम श्योर ये लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है। लेकिन क्या ये अपॉर्चुनिटी सिमिलर के जैसी होगी जैसे जब हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि हमने आज इन्वेस्ट किया पैसा, 1 साल में डबल हो गया, 2 साल में डबल हो गया? तो एक काफी इमर्जिंग काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है।
तो अगर आपका कंजम्पशन पर्सपेक्टिव से यूजेस नहीं है और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से है, तो एक लंबी अवधि के लिए इस तरीके की इन्वेस्टमेंट बेस्ड इन्वेस्टमेंट को देखा जाना चाहिए। मेरे हिसाब से काफी सारी चीजें क्लियर होंगी आने वाले 3-4 सालों के अंदर, और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या ये भी प्रोजेक्ट जैसे एक्सप्रेसवे और नोएडा की तरह डेवलप किए गए, क्या उसी बेहतर तरीके डेवलप किए जाते हैं, और क्या वो गलतियां जो नोएडा को डेवलप करते समय की गई थी, क्या वो गलतियों से सबक लेके हम उसमें बेहतर तरीके का एग्जीक्यूशन देखेंगे। जी सर। सर, इससे पड़ोसी जिलों में जैसे कि बोला जा रहा है कि जो न्यू नोएडा को जो कनेक्ट करेगा, बुलंदशहर हो गया, इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर है, उन जिलों में कैसा यहाँ पर आप डेवलपमेंट देख रहे हैं? क्या फ़ायदा उनको होता हुआ देख रहे हैं आप? तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा अभिषेक, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखेंगे, जैसे अगर आप वर्ल्ड की बात करेंगे, तो वर्ल्ड में जो अर्बनाइजेशन होता है वो कुछ 70-75% होता है। मतलब अगर किसी देश की आबादी 100 है, तो 75% पॉपुलेशन शुड बी स्टेइंग इन अर्बन पॉपुलेशन। इंडिया के अंदर ये ग्राफ कम है, इंडिया के अंदर ये ग्राफ अभी भी 40-45% के आसपास है। तो एक बड़ी पॉपुलेशन को अभी भी अर्बनाइजेशन में होना, और यूपी जैसे स्टेट जिसमें 21 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो वहां पर तो बहुत जरूरी है। दूसरा, नोएडा के बारे में जो एक अच्छी चीज जो देखी गई है, स्पेशली इस प्रोजेक्ट के द्वारा भी, इसकी जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी टू मेजर हाईवेज, कनेक्टिविटी टू इवन दिल्ली, कनेक्टिविटी नाउ देयर इज अ न्यू कनेक्टिविटी विच इज गेटिंग डेवलप्ड, जो एयरपोर्ट से आ रही है, जो सीधे गुड़गांव को कनेक्ट करेगी। तो जो कनेक्टिविटी है ये बहुत बड़ा फायदा देगी। तो जितने भी आसपास के शहर हैं, सिर्फ बुलंदशहर नहीं, इसके आसपास के यानी गाजियाबाद और गाजियाबाद के जो सबर्ब एरिया है, हमें ऐसा लगता है कि बहुत फायदा मिलने वाला है इस तरह के डेवलपमेंट का। क्योंकि जब भी इस तरह का मैसिव डेवलपमेंट होता है, तो सिर्फ रियल एस्टेट प्राइसेस अप्रिशिएट नहीं करती, बट उससे आने वाले जो इकोसिस्टम है, जो वहां पर सर्विस इंडस्ट्री डेवलप होती है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्ड होता है, जो एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, वो सिर्फ रोजगार नहीं बट बाकी सारी चीजों को भी हेल्प करता है। चौतरफा यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था कि जो पुरानी गलतियाँ थी नोएडा को डेवलप करने में, वो गलतियाँ आगे ना दोहराई जाएं, उससे सीख लेते हुए आगे जो डेवलपमेंट होनी नोएडा का वहाँ पर हो। सर, क्या ऐसी कोई गलतियाँ थी जो कि नोएडा में देखने को मिली और जिससे यहाँ पर आगे चल के सुधार देखने को मिल सकता है न्यू नोएडा में? तो अगर आप नोएडा में देखेंगे अभिषेक, जो सबसे बड़ा कंसर्न है, अगर हम अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड शहरों की बात करेंगे, तो मेरी नज़र में इंडिया के टॉप 10 शहरों में नोएडा का नाम आना चाहिए, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। लेकिन जब भी आप भरोसे की बात करते हैं, यानी लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके जो उसका ट्रस्ट है, वो मेरे हिसाब से वो ट्रस्ट नहीं नोएडा में बिल्ड हुआ जो शायद गुड़गांव, बैंगलोर और बाकी शहरों में देखने को मिला। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन जो सबसे बड़ा रहा, वो रहा कि यहाँ पर प्रोजेक्ट डिले काफी हुई, लैंड डिस्प्यूट्स काफी रहे, काफी सारे लोगों ने पैसा गंवाया, और अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट एनसीएलटी में है। तो मुझे लगता है कि इस डेवलपमेंट को जब किया जाए, तो इस तरीके की चीजों को अगर अथॉरिटी ज्यादा बेहतर तरीके से टेक केयर करेंगी, तो आई थिंक लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा और लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा इन्वेस्टमेंट को लेके। दूसरा है, जैसे अपने यमुना एक्सप्रेसवे का अगर आपने देखा, तो मेरे हिसाब से जो एयरपोर्ट का जो डेवलपमेंट है, वो काफी डिलेड डेवलपमेंट है। अगर आप देखेंगे, इसका जो अनाउंसमेंट था वो 2012-13 के आसपास हुआ था। आइडियली इस प्रोजेक्ट को 18-19 तक कंप्लीट होना था, लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट 2026 और अभी जो दिख रहा है 28-29 तक इसके आएंगे। तो ये ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट जो है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 9-10 साल का है। तो इमेजिन कीजिए कि जब अनाउंसमेंट हुई और लोगों ने अपने पैसों से विश्वास दिखाया, और चूंकि मेजर प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हुए, तो लोगों का पैसा बहुत लंबे समय तक फंसा रहा। तो यहाँ पर उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर जो लोग अर्ली इन्वेस्टर्स होंगे, मान के चलिए ये प्रोजेक्ट कल लाइव होता है, काफी सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके साथ के जो इथॉस सिस्टम है वो टाइमली डेवलप किए जाए, अदरवाइज बहुत नुकसान होता है। तीसरा जो है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आप नोएडा का अगर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे, यहाँ पर कोई भी ट्रेन सुविधा नहीं है, और रेलवे इंडिया का एक मेजर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो आज आप ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, आज आप नोएडा में रहते हैं, आप नोएडा के में रहते हैं, यहाँ पर कोई रेलवे नेटवर्क नहीं है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपको ट्रेन से सफर करने के लिए या तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा, है ना, या आपको आनंद विहार जाना पड़ेगा। ये दोनों जगह एक जो एक्सप्रेसवे या बाकी जगह पे रहता है, तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। तो दादरी के साथ में जो मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज हो सकती है कि शायद अथॉरिटी ध्यान दे, दादरी में ऑलरेडी रेलवे ट्रैक्स हैं, तो शायद उस रेलवे स्टेशन को बड़ा बनाया जाए और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाए। तो नोएडा का अपना कोई बस इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, आप बस से बहुत मतलब
एटलीस्ट मेरी अवेयरनेस में नहीं है कि हमारा ऑफिस भी नोएडा में है, काफी समय मेरा नोएडा में व्यतीत होता है। जितना अच्छा बस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दिल्ली का है, मेट्रोस भी थोड़ा लेट है, जैसे एक्सप्रेस वे पे अभी भी हम लोग ग्रेटर नोएडा की मेट्रो अभी रिसेंटली बात होना स्टार्ट हुई है। तो मेरे हिसाब से अगर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी अगर रोबोस्ट किया जाए, ये रियल मैनर में लोगों को वैल्यू ऐड करेगा, लोगों को सुविधा देगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करेगा उस एरिया में सेटल होने के लिए। ठीक है, तो कई सारे की पॉइंट्स सर ने यहाँ पर बताए हैं जिसमें अगर सुधार अगर किया जाए तो उसको लेके थोड़े से आगे चल के यहाँ पर न्यू नोएडा जो है वो वाकई में न्यू हब बन सकता है लोगों के लिए रहने के लिहाज से अगर देखा जाए तो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत का वेयर हाउसिंग सेक्टर वैश्विक सप्लाई चेन संकट और बढ़ती लॉजिस्टिक्स लागत के बावजूद मजबूती से आगे बढ़ रहा है। साल 2026 की पहली तिमाही यानी कि Q1 में देश के 8 बड़े शहरों में वेयर हाउसिंग लीजिंग 15% बढ़कर 19.3 मिलियन स्क्वायर फीट पहुंच गई है। ये साल 2023 के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिमाही रिकॉर्ड माना जा रहा है। इस तेजी के पीछे मैन्युफैक्चरिंग और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स यानी कि 3PL कंपनियों की बढ़ती मांग मेन वजह यहां पर रही है। कंपनियां अपनी सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने पर फोकस कर रही हैं। नाइट फ्रैंक इंडिया के अनुसार वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का वेयर हाउसिंग बाजार लगातार विस्तार कर रहा है और इसमें आगे भी मजबूत ग्रोथ की संभावना बनी हुई है। सर, क्या रियल एस्टेट में वेयर हाउसिंग एक बढ़िया निवेश ऑप्शन यहां पर बनकर उभर रहा है ओवरऑल अगर देखें इस चीज को तो ये जो स्पेस है ये मोर देन हमारे एंटिसिपेशन से ग्रो होगा, बिकॉज ये जो स्पेस है ये एक नई इंडिया की जरूरत है, वेयर हाउसिंग और कमर्शियल स्पेस। इसका सबसे बड़ा रीजन जो है, इंडिया में मेक इन इंडिया का बहुत प्रमोशन है, गवर्नमेंट इसके अंदर बहुत बड़ा एलोकेशन PLI स्कीम के थ्रू कर रही है। नंबर 2 वुड बी इसके अंदर डेटा सेंटर कुड बिकम वेरी बिग पार्ट ऑफ इट, और इस साल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इंसेंटिवाइज किया है इसका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है GCC सेंटर्स का आना। तो GCC सेंटर्स आने की वजह से बहुत बड़ी डिमांड जो है वो वापस से कमर्शियल स्पेस के अंदर रहेगी। तो जो शहर हम लोग देख रहे हैं, और अब कई बार आप ट्रेंड नोटिस कर सकते हैं कि ज्यादा पैसा बड़े कॉर्पोरेट्स का कहाँ पर फ्लो हो रहा है। तो आप देखेंगे लास्ट 1-1.5 साल के अंदर जिस प्रकार से रिलायंस एसेट ग्रुप ने इस स्पेस के अंदर निवेश किया है, चाहे अदानी ऐसे ग्रुप ने जिस स्पेस में जो निवेश किया है, या फिर अमर राजा बैटरीज जो कंपनी जिस तरीके से उन्होंने अपनी बैलेंस शीट को लिवरेज किया है, आदित्य बिरला ग्रुप, तो आपको देखने को मिलेगा जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट पिछले 1.5-2 साल के अंदर यहाँ पर हुआ है, तो ये स्पेस रुकने वाला नहीं है। और जो हम शहर देख रहे हैं इसके अलग अलग रीजंस हैं। जैसे अगर हम हैदराबाद स्पेसिफिक बात करें, हैदराबाद और बैंगलोर, यहाँ पर जो वेयर हाउसिंग का जो पेस है दैट बीन ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस। पर यहाँ पर एक और स्पेस है जो और तेजी से ग्रो कर रहा है, वो है GCC का। लेकिन वहीं चेन्नई की बात करेंगे, चेन्नई बीइंग अ हब ऑफ ट्रेडिंग और वहां पर एक्सपोर्ट्स बहुत होते हैं, तो उसकी वजह से देयर आर लॉट ऑफ थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट स्टार्टेड हैपनिंग। तो इन सब शहरों की अपनी अपनी अलग अलग पहचान होगी, लेकिन हमें लगता है कि जो फ्रैंक की रिपोर्ट भी बोल रही है, ये तेजी काफी रहने वाली है आने वाले 3-4 सालों के अंदर भी, बिकॉज डिमांड ऑफ द स्पेस विल कंटिन्यू टू इंक्रीज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट couple of years। तो मेड इन इंडिया डेटा सेंटर GCCs यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर वेयर हाउसिंग सेक्टर को यहाँ पर ग्रोथ देने में, वहाँ पर निवेश के मौके इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सर, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स की भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा, ये किस प्रकार से पूरे वेयर हाउसिंग सेक्टर को यहाँ पर ग्रूम कर रहे हैं, उसको शेप अप कर रहे हैं यहाँ पर? तो अगर आप देखेंगे कि जो मतलब ये सवाल स्पेसिफिक टू दिल्ली NCR के हिसाब से है, सॉरी मैं आपका सवाल। बिल्कुल सही सर, मतलब दिल्ली NCR के देख लीजिए या फिर जितने भी हम लोग ने यहाँ पर चार्ट्स में दिखाएंगे, जैसे कि चेन्नई में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है, तो वहाँ पर अगर जैसे कि ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स है, वहाँ पर ये कैसे इसको क्या रोल उसका यहाँ पर हो रहा है, कैसे वो शेप कर रहे हैं पूरे वेयर हाउसिंग सेक्टर को? तो अगर आप देखेंगे, जैसे अगर हम NCR स्पेसिफिक बात करें, और जैसे इसमें सबसे बड़ा जो रोल है, मुझे लगता है कि ग्रेटर नोएडा का बड़ा रोल रहेगा 2 रीजन से। एक है कि ग्रेटर नोएडा इज क्लासिफाइड टू बी एज अ ग्रीन सिटी, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं है जो पॉल्यूशन करती है। तो आप देखेंगे आज के टाइम पे ग्रेटर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक्स हब है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते अभिषेक, ज्यादातर हम इंटीग्रेशन करते हैं और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो काफी सारा माल हम इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद काफी सारा माल एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा स्पेस है। दूसरा जो बड़ा स्पेस बन सकता है और बनेगा, मतलब दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इट, वो यमुना एक्सप्रेस पे, बिकॉज कमिंग एयरपोर्ट। तो जो एयरपोर्ट जो बनाया गया है जेवर का,
उसका मूल उद्देश्य यही है कि यहाँ पर एक डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर क्रिएट किया जा सके अलग अलग स्पेस का, है ना। राइट। तो हमें लगता है कि जो नोएडा का एनसीआर वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो वेयर हाउसिंग बनेगी वो उसकी ज्यादा सराउंडिंग जो है वो पीएलआई स्कीम्स और एयरपोर्ट की वजह से डेवलप होगी। वहीं जब हम गुड़गांव की बात करेंगे तो गुड़गांव में जो वेयर हाउसिंग है वो ज्यादातर स्पेस जो बनेगा वो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से बनेगा, बिकॉज वहां पर भी अगर आप देखेंगे ऑटो, आईटी और जो पीएलआई, ये तीन इंडस्ट्री हैं जो काफी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। और अब ये स्पेस जो है वो सिर्फ ना इंपोर्ट करता ना एक्सपोर्ट करता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर डीलिंग इन बोथ द स्पेस। तो यहाँ पर आपको ज्यादा दबाव जीसीसी और डेटा सेंटर के हिसाब से नहीं दिखेगा। यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट आपको पीएलआई और स्पेशली जो जेवर एयरपोर्ट है और जो गवर्नमेंट का फोकस है कि इसको एक कॉरिडोर स्पेस बनाया जा सके, इसको नॉर्थ का सबसे बड़ा कॉरिडोर स्पेस बनाया जा सके, तो वो सब हमको मेजर डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं इन दो शहरों में, स्पेशली एनसीआर। ठीक है, तो ये पोजीशंस यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, खासतौर पे अगर दिल्ली एनसीआर की यहाँ पर बात करें तो। सब वैसे वेयर हाउसिंग सेक्टर में अगर देखा जाए, छोटे निवेशक के लिए यहाँ पर क्या मौके बन सकते हैं, इन केस अगर वो भी यहाँ पर एंट्री करना चाह रहा है, क्या स्टडी हो सकती है जिससे कि वो यहाँ पर एंट्री कर सकता है? तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है अभिषेक, और ये कहना बहुत आसान है क्योंकि जनरली क्या होता है कि वेयर हाउसिंग और कमर्शियल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे रिटेल इन्वेस्टर का सबसे खराब एक्सपीरियंस होता है। बिकॉज है क्या कि हम एस्पायर होते हैं रिटेल, तो रिटेल इन्वेस्टर का जो टिकट साइज होता है वो 10, 15, 20 लाख रुपए का ही टिकट साइज होता है। और जनरली कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर जो मिनिमम डील्स, अच्छी डील्स जो स्टार्ट होती हैं वो 7, 8, 9, 10 करोड़ से स्टार्ट होती है ना। तो यहाँ पर छोटे निवेशकों को मैं सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है तो आप इसमें डायरेक्ट निवेश मत कीजिए, आपको नुकसान हो सकता है यहाँ पर। रादर देन इस तरीके के स्पेस में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो कुछ अच्छी रीट्स अगर अवेलेबल हो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट राइट, इसी पे आने वाला था कि मतलब क्या वो विकल्प हो सकता है जी। करेक्ट, तो वो बेहतर तरीका है। इनफैक्ट कुछ एआईएफ है, कुछ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, बट वहां पर भी टिकट साइज 1 करोड़ रुपए है। उस एआईएफ के थ्रू आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इस स्पेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कीजिए। अगर आपकी इन्वेस्टेबल राशि 10 लाख से लेके 3-4 करोड़ के बीच में है, ये आपके लिए काफी खराब एक्सपीरियंस दे सकती है। बिकॉज यहाँ पर जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, मिनिमम साइज आई एम टॉकिंग अबाउट, वो 8-10 करोड़ रुपए से स्टार्ट होती है, उससे नीचे आपको बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। रीड्स को बढ़िया, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन हो सकता है जहाँ पर आप इस सेक्टर में एक्सपोजर ले सकते हैं और वहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा का रियल एस्टेट बाजार तेज़ी से गर्म हो रहा है। नोएडा प्राधिकरण ने औद्योगिक, संस्थागत, होटल और व्यावसायिक श्रेणी में 35 प्लॉट लॉन्च करने की तैयारी यहाँ पर की है और इनकी कीमत 65 लाख रुपए से लेकर सेक्टर 96 के एक प्रीमियम कमर्शियल प्लॉट के लिए 758 करोड़ रुपए तक रखी गई है। अधिकारियों के अनुसार एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से निवेशकों की दिलचस्पी जो है वो तेजी से बढ़ रही है। कई बड़े डेवलपर्स और कारोबारी समूह इन प्लॉट्स में रुचि दिखा रहे हैं और माना जा रहा है कि ये आने वाले समय में नोएडा देश के प्रमुख व्यापारिक और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में उभरेगा, जिससे रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में बड़ा इजाफा होता हुआ दिख सकता है। सर, मोस्टली हम लोग वैसे टेक हब में ऐसे रेट सुनते थे 758 करोड़ रुपए, लेकिन एयरपोर्ट के पास के एरिया जो अभी डेवलप भी नहीं हो रहे हैं ठीक से, अभी धीमे धीमे इमर्जिंग स्टेज में है, उसके 758 करोड़ रुपए क्या संकेत दे रहा है? और क्या ये नॉर्मल है सर, किसी भी एयरपोर्ट के पास इतनी वैल्यू के प्लॉट्स होना नॉर्मल है? तो जनरली क्या होता है, अगर आप एयरपोर्ट स्पेस को आप देखेंगे, चाहे आप नवी मुंबई का एग्जांपल लेंगे या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एग्जांपल लेंगे, तो दो तरीके से एयरपोर्ट के पास डेवलपमेंट होते हैं अभिषेक। एक डेवलपमेंट ये होता है कि उसके आसपास बहुत सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स डेवलप हुए, जो मेरे हिसाब से सबसे पहले होता है टेक्निकली। कि अगर आप देखेंगे ज्यादातर शहरों में जब भी कोई एक न्यूज आती है तो सबसे पहले लोग छोटे छोटे प्लॉट्स खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स होते हैं। जो बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनके डेवलपमेंट आप हमेशा लेट देखेंगे। तो उदाहरण के तौर पे समझिए कि आज आप जेवर एयरपोर्ट पे जाएंगे और ये एयरपोर्ट है, ये इंडिया का और नहीं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, बट उस एयरपोर्ट के पास में एक भी 5 सितारा होटल नहीं, ना कोई ताज है, ना कोई हयात है, ना कोई प्रोजेक्ट नहीं है इसमें, है ना। तो जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट जो डेवलप होते हैं, या फिर आप कोई भी बड़ा वेयर हाउसिंग सेंटर भी नहीं देखेंगे उसके आसपास, तो सभी बातें हैं बट वहां पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, है ना।
तो जितने भी बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं जो एक्चुअल में उस जगह में वैल्यू एड करते हैं, वो हमेशा उस मेन प्रोजेक्ट के डेवलप होने के बाद स्टार्ट होते हैं। तो संकेत पॉजिटिव है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे और इस तरीके के इलाकों में सॉरी लोगों ने बहुत पैसा नहीं कमाया है, जिन लोगों ने 2013, 14, 15 में प्लॉट खरीदे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत लेट है। बट ये एक संकेत पॉजिटिव है कि अगर पिछले 10 साल अच्छे नहीं रहे तो आने वाले 5-7 साल, 8 साल अच्छे हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक बड़े प्रोजेक्ट्स, जो बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि होटल्स इंडस्ट्री या आपकी वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री या आपकी प्रॉपर कमर्शियल इंडस्ट्री, ये तभी स्टैब्लिश होती हैं जब बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, जब उनको 100% कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन आ जाता है, क्योंकि उस तरीके के प्रोजेक्ट में उनके लिए आरओआई अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अगर आज हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, उसका पे बैक पीरियड 3-4 साल में वापस आना स्टार्ट होना चाहिए। तो ये संकेत बहुत पॉजिटिव है और बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए प्लॉट एलोकेट किए जाते हैं, जिसमें आप बड़े 5 स्टार होटल्स या फिर बहुत बड़ा वेयर सेंटर, जैसे कि हम हैदराबाद में देखते हैं कि गूगल की जो बिल्डिंग है या फिर मान्यता टेक पार्क बैंगलोर में है, इस तरीके के स्पेस को डेवलप करने की बात की जाती है। सर क्या लेकिन ये अभी माना जाए कि जो अभी रेट्स चल रहे हैं वहाँ पर, जो अभी नोएडा प्राधिकरण की ओर से यहाँ पर प्लॉट्स लॉन्च किए जाएंगे, जो रेट्स अभी यहाँ पर क्लासिफाई किए गए, धीमे धीमे कैटेगराइज किए गए हैं, क्या वो एक तरह से बबल क्रिएट करने के लिए किए गए हैं और आगे चल के इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है? हालांकि लॉन्ग टर्म में जैसे कि आपने बताया कि मोमेंटम बन सकता है, ऑब्वियस बात है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लेकिन अभी करंट सिनेरियो में क्या लग रहा है कि ये बबल है? तो बबल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, क्या ये एक्सपेंसिव है? आंसर इज यस। तो जो रेट आइडियली आज से 3-4 साल पहले था, उसके हिसाब से तो काफी एक्सपेंसिव है। तो अगर आप इसको 10-15 साल की अवधि के हिसाब से देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से कोई चैलेंज नहीं है। बट अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म गेन देख रहे हैं कि 1 या 2 साल में आप एग्जिट करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये दिस इज नॉट अ टाइम टू बिल्ड वैल्यूएशन। ठीक है, तो ये राह निकल कर आती है इस खबर पे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए ने राजधानी में सस्ते आवास को बढ़ावा देने के लिए मेट्रो कॉरिडोर के पास 14 जमीन के टुकड़ों की पहचान की है। ये प्लॉट ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी कि टीओडी नीति के तहत विकसित किए जाएंगे, ताकि लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ किफायती घर भी यहाँ पर मिल सकें। ये ज़मीनें ब्लू, रेड, ग्रीन, पिंक और येलो मेट्रो लाइनों के आसपास की हैं। योजना के तहत इन क्षेत्रों में आवासीय और मिक्स्ड यूज वाली परियोजनाएं विकसित होंगी। नई टीओडी नीति के तहत ज्यादा ऊंची इमारतें, ज्यादा फ्लोर एरिया रेशियो यानी कि एफएआर और तेज मंजूरी प्रक्रिया की सुविधा भी यहां पर दी जाएगी। सर, डीडी की ओर से लाए गए इस योजना के से जो घर खरीदार हैं उनको कितना फायदा, कितना बड़ा मौका उनके लिए यहां पर बनता हुआ देख रहे हैं आप? ये ऑन पेपर बहुत बड़ा अच्छा मौका दिख रहा है अभिषेक, और ये काफी लेट है। इस तरीके की प्रोजेक्ट दिल्ली में काफी लंबे समय से आने चाहिए थे, क्योंकि आप दिल्ली का अगर फंडामेंटल प्रॉब्लम देखेंगे, और मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं वसुंधरा एनक्लेव में रहता हूँ, तो दिल्ली में जो सबसे बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि यहाँ पर कोई भी सोसाइटी कल्चर नहीं है। अब सोसाइटी कल्चर ना होने की वजह से आपके पास बेहतर पार्किंग नहीं होती, बेहतर ऑर्गेनाइज आपके टाउनशिप नहीं होती, आपके पास बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, और काफी सारी जो बेसिक नेसेसिटी है वो बहुत दिक्कत होगी। इनफैक्ट छोटी सी आप समझ लीजिए, जैसे दिल्ली में पावर सप्लाई अगर कट होती है और अगर वही सोसाइटी में देखेंगे तो वहां पर जेनसेट बैकअप होता है। हम नोएडा में, गुड़गांव में ये सब कॉमन देखते हैं, है ना। तो दिल्ली ये काफी लेट है, मतलब इस तरीके के प्रोजेक्ट्स, बट ये बहुत वेलकमिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये दिल्ली की नीड आज से नहीं, पिछले 20 सालों से कि दिल्ली में एक ऑर्गेनाइज कॉलोनी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो मेट्रो के पास ही होनी चाहिए, बिकॉज दिल्ली के में ऑलरेडी अगर आप नंबर ऑफ कार्स की बात करेंगे, सो दिल्ली में नंबर ऑफ कार रजिस्ट्रेशन इज हाईएस्ट इन द एनी अदर सिटी, चाहे वो बॉम्बे हो, बैंगलोर हो, हैदराबाद हो या चेन्नई हो। तो यहाँ पर वैसे भी ट्रैफिक की बहुत ज्यादा समस्या है। और इंडिया की अगर हम पॉपुलेशन को डाइवर्स करेंगे तो इंडिया की 90 to 95% पॉपुलेशन मिडिल क्लास पॉपुलेशन है या लोअर इनकम क्लास पॉपुलेशन, और उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी बहुत बहुत जरूरी है, और मेट्रो तो दिल्ली की लाइफलाइन है। तो ये बहुत वेलकमिंग मूव है, लेकिन काफी लेट है। इस तरीके के और प्रोजेक्ट की आवश्यकता है दिल्ली में, सिर्फ डीडीए नहीं, हमारे हिसाब से तो काफी सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर डेवलप किए जाने चाहिए, जो लोगों को एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे। तो अगर आज एक फैमिली नोएडा में रहती है, एक सोसाइटी में रहती है, जहां पर वो रेंट 20,000 रुपए, 25,000 रुपए पे करते हैं, उनके पास जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ एमिनिटीज है, जो पार्क की सुविधा है, जो सोसाइटी की सुविधा है, पार्किंग की सुविधा है,
वर्सेस दिल्ली में वो काफी जमीन आसमान का फर्क है। तो आप रेंट भी ज्यादा देते हैं, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ आई थिंक बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ सोसाइटीज आर मच बेटर इन एनसीआर, और दिल्ली को ये काफी जरूरत है इन सब चीजों को करने की। चलिए, देर आए पर दुरुस्त आए। लेकिन सर, सप्लाई बढ़ने से, जैसे कि इन केस ये प्रोजेक्ट लाया जाएगा, मेट्रो के पास यहाँ पर आवास भी मिलेंगे, तो उससे क्या लग रहा है कि दिल्ली वालों को जो कीमतों में यहाँ पर जो एक तरह से बूम आ चुका है, बहुत तेज़ी से यहाँ पर रेट बढ़ रहे हैं, उसमें कुछ राहत मिलती हुई दिख सकती है इन केस अगर सप्लाई बढ़ेगी तो? बहुत मुश्किल है अभिषेक, बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। और अभी देखना होगा कि इसमें ये नहीं बताया गया है कि इसमें नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने होंगे, जी। लेकिन अगर आप फिर भी अगर आप देखेंगे कि ये फ्लैट्स वर्स्ट केस में मान लीजिए 2000 फ्लैट्स भी है, तो ये काफी कम फ्लैट है दिल्ली की पॉपुलेशन के हिसाब से। तो प्राइसेस तो बहुत मुश्किल है, इसकी वजह से कुछ सॉल्व होगा, लेकिन हाँ, लोगों को बेटर आवास मिल जाएगा, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी, जो आज के टाइम पे मेरे हिसाब से वी एस ए दिल्ली हाइट डिजर्व सर्टेनली। ठीक है, तो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलने की यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं दिल्ली वाले यहाँ पर। चलिए, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए नया यूनिफाइड रेरा पोर्टल लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म पर देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रेरा डेटा को एक जगह यहाँ पर जोड़ा गया है। अब घर खरीदार किसी भी प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन स्टेटस, कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस, शिकायतों और बिल्डर को जानकारी एक ही पोर्टल पर यहाँ पर देख सकेंगे। इससे फर्जीवाड़ा और गलत जानकारी की संभावना कम होगी। खरीदारों को सही फैसला लेने में यहाँ पर मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का यहाँ पर मानना है कि यह पोर्टल रियल एस्टेट सेक्टर में जवाबदेही बढ़ाएगा और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग को यहाँ पर आसान बनाएगा। डेवलपर्स के लिए भी रिपोर्टिंग और अनुपालन प्रक्रिया सरल होगी। सरकार का उद्देश्य घर खरीदारों का भरोसा मजबूत करना है और रियल एस्टेट क्षेत्र को ज्यादा व्यवस्थित यहाँ पर बनाना है। सर, रेरा लागू होने के 10 साल के अंदर इतना बड़ा बदलाव क्यों किया गया है? यूनिफाइड, एक तरह से सेंट्रलाइज रेरा यहाँ पर क्यों लाया गया? ये बड़ा ही डिबेटेबल टॉपिक है अभिषेक, और आप देखिए इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि कोई भी पॉलिसी अगर इंडिया लेवल पे यूनिफॉर्म नहीं है तो उसके एग्जीक्यूशंस और उसके आउटकम आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है कि रेरा का जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट हुआ रादर देन सेंट्रल लेवल पे। तो आप इंडिया में कोई भी रेगुलेटर देख लीजिए, चाहे आप सेबी देखिए, IRDA देखिए, RBI देखिए, इनका बेहतर काम करने का जो सबसे बड़ा रीजन है, एक ये ऑटोनोमस बॉडी है, इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लीस्ट है, एंड एट द सेम टाइम ये सेंट्रलाइज लेवल पे एक्सेस करते हैं। तो आज आप RBI को देखिए, RBI सिर्फ बैंक्स को रेगुलेट नहीं करता, बल्कि बहुत सारी ग्रामीण और रीजनल बैंक्स को भी वही रेगुलेट करता है ना। इसकी वजह से इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है वो वन ऑफ द बेस्ट बैंकिंग सिस्टम माना जाता है पूरे दुनिया भर, जो काफी रोबस्ट है। रेरा के साथ जो सबसे बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम है, यानी 10 साल अगर हो गए, पर जो रेपुटेशन ऑफ रेरा, जो विश्वास है लोगों का, वो आज भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी पे और रेरा नंबर से उस लेवल पे डेवलप नहीं। सर्टेनली इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, शायद बिल्डर पहले की तरह कई सारी चीजें नहीं कर पा रहे, मनमानी नहीं कर पा रहे, पर जो इंस्टेंट रेजोल्यूशन है और जो ट्रस्ट है वो भी आज भी लोगों का 10 साल बाद नहीं है। तो शायद ये केंद्र सरकार को समझ में आया और उन्होंने कोशिश की है कि इसको और सेंट्रलाइज तरीके से रन किया जाए। तो देखा जाएगा कि इसके क्या आउटकम निकलते हैं, पर सर्टेनली रेरा के अंदर अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़ना बाकी है, जहां पर हम उसी तरीके से भरोसा कर सके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते समय जैसा हमारा भरोसा म्यूचुअल फंड में करने के वक्त होता है, जहां हमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि सेबी हमारे पैसे के और हमारे ट्रांजैक्शंस के इकोसिस्टम को बेहतर तरीके से रेगुलेट करेगी। जो RBI पे, IRDA पे कहीं ना कहीं पे वो ट्रस्ट एफिशिएंट रेरा का अभी है, तो समय बताएगा, बट इटसेल्फ इज अ वेलकमिंग मूव, लेट्स सी। सर, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि स्टेट लेवल पर जो रेरा है वो थोड़ा सा नाकाम हो गया, क्योंकि कई सारी तोहमतें इसके ऊपर लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर टिप्पणी की थी इसके ऊपर, बिल्डर्स को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और कई सारे ऐसे केसेस जो कि पेंडिंग ही रहते हैं और वहाँ पर कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं होती है। स्टेट लेवल पर यहाँ पर कहीं ना कहीं नाकाम हुआ है, उसकी वजह से ही सरकार मजबूर हुई है कि सेंट्रलाइज रेरा यहाँ पर पोर्टल लॉन्च किया गया। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन ये भी अभी भी बहुत लंबी लड़ाई बाकी है अभिषेक, और ये बिल्कुल सही है कि कई जगह रेरा अच्छा काम कर रहा है, कुछ शहरों में या कुछ सिटीज में, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस जो रेरा का है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब जिस ऑब्जेक्टिव से रेरा को स्टार्ट किया गया था, आप देखिए 1999 में IRDA रेगुलेटर बना था, और आप देखिए इंश्योरेंस में ट्रांसपेरेंसी आई, जो कॉन्फिडेंस आया लोगों का, जो भरोसा है, लोग अपने 30-30, 40-40 साल की पैसे को रखने को तैयार हैं और उनको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती।
बट वो ट्रस्ट डेफिशिएंट रेरा फुलफिल नहीं कर पाया। तो ये अभी तक देखा जाए तो काफी लंबी लड़ाई बाकी है, और कहीं ना कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कैसे इसको सेंट्रलाइज रेगुलेट किया जा सके। तो ये अभी पोर्टल है, तो देखिए पोर्टल विल नॉट सॉल्व एनीथिंग। आपको जो चाहिए रिजोल्यूशन चाहिए, बेहतर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेगुलेशन चाहिए, और एक भरोसा चाहिए इन्वेस्टर का कि अगर कल कोई भी मनमानी की जाती है उनको इंस्टेंट रेजोल्यूशन मिले। वहां पर रेरा फेल हुआ है, और इसके क्लासिक एग्जांपल आप बहुत सारे देख सकते हैं। चाहे आप नोएडा का देखिए, इतने सारे डिलेड प्रोजेक्ट है, रेरा आने के बावजूद भी उसमें उतनी तेजी से प्रोग्रेस नहीं देखी गई, और अभी भी लोग 12-13 साल से सफरिंग में है। गुड़गांव में बहुत सारे प्रोजेक्ट, यूनिटेक के प्रोजेक्ट है जो अभी तक किसी भी रेजोल्यूशन पे नहीं पहुंचे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि 10 साल रेरा को हो गए, 15 साल से कोई इन्वेस्टर अपने पैसे फंसाए बैठा हुआ है, बट डिस्पाइट ऑफ रेगुलेटर देयर इज नो मूवमेंट ऑफ इट। तो बड़ा ही दर्शनीय है। और स्पेशली उस देश में हम आपको एक डेटा बताते हैं, अगर इंडिया में मिडिल क्लास 100 रुपीज इन्वेस्ट करता है, 60 रुपीज रियल एस्टेट इन्वेस्ट करता है, तो आपकी 60 रुपए की धनराशि किस तरीके के रिस्क पे है, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल। स्टेट लेवल पे यहाँ पर थोड़ी सी नाकामी रही है, लेकिन सेंट्रल लेवल पर देखते हैं कि यहाँ पर जब ये पोर्टल लॉन्च हो गया या उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो भी देखना होगा। कैसे जो शिकायतें स्टेट लेवल पर यहाँ पर होती थी वो रिजॉल्व यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर हो पाती है कि नहीं हो पाती हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। शहरी आवास में लगभग 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ घरों की कमी है, और 2030 तक कम से कम 2.5 करोड़ किफ़ायती घरों की ज़रूरत होगी। फिर भी किफ़ायती आवास की आपूर्ति जो है उसमें भारी गिरावट आई है। एनरॉक की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 Q1 में 40 लाख रुपए से कम कीमत वाले घर नए लॉन्च का सिर्फ 10% थे, जो 2021 में करीब यहाँ पर 26% थे। रिपोर्ट में किफ़ायती आवास सेक्टर में फंडिंग गैप बढ़ाने की चिंता यहाँ पर जताई गई है, जिससे लाखों लोगों के लिए घर का सपना अधूरा रह सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 4.5 लाख से ज़्यादा किफ़ायती और 1500 से ज़्यादा मिडिल कैटेगरी के अटके प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग 55,000 करोड़ रुपए की फंडिंग की सहायता की यहाँ पर ज़रूरत है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का रियल एस्टेट क्षेत्र को आने वाले 10 सालों में यानी कि 2036 तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ज़रूरत होगी, जो मौजूदा निवेश से कहीं ज़्यादा है। सब भारत में किफ़ायती आवास की कितनी बड़ी कमी देख रहे हैं आप वैसे, अगर देखा जाए तो ओवरऑल? ये बहुत बड़ी कमी अभिषेक। जैसे एवरेजली अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में, सो जो एवरेज अर्बनाइजेशन होता है किसी भी देश में वो 70 से 75% होता है, इवन 80। जैसे चाइना आप देखेंगे तो इंडिया की 140 करोड़ की आबादी है, तो आप इसको ऐसे देखिए कि इंडिया का जो अर्बनाइजेशन है वो कम से कम 100 करोड़ का तो होना चाहिए, यानी 100 करोड़ लोग शहरों में रहे। और आज के समय पे अगर हम देखेंगे तो इंडिया का अर्बनाइजेशन 45% के आसपास है, यानी इंडिया में करीब 60-65 करोड़ ही शहरों में रहते हैं, बाकी सारी ग्रामीण आबादी है। तो ये माइग्रेशन तो होना तय है, ये होगा, और इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग का बहुत बड़ा रोल रहेगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का 2017 में। इसमें 2 चैलेंजेस हुए, एक फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर क्रेडिट लाइन ना होने की वजह काफी सारे प्रोजेक्ट्स है, और ये भी एक रेरा का फेल प्रोजेक्ट माना जाएगा, बिकॉज सही तरीके से इसको ना मैनेज करने की वजह से काफी सारे प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। और आप देखिए इसमें जिसका पैसा अटका हुआ है वो आपका इंडिया का लोअर इनकम क्लास। 40 लाख रुपए का घर जो है अभिषेक, वो कोई भी 2 लाख 3 लाख कमाने वाला आदमी नहीं खरीदता। 40 लाख रुपए का घर वो खरीदता है जिसकी मासिक आय 25,000 से लेके 1 लाख रुपए के बीच या 70,000 रुपए के बीच में है। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपना 10-20 साल का पीएफ का पैसा जोड़ के इस तरह घर खरीदा है। तो ये बड़ा दूसरा इसमें जो फंडामेंटल इशू है जिसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। दूसरा इसमें जो फंडामेंटल इशू है कि गवर्नमेंट ने इतने सालों में इसकी लिमिट रिवाइज नहीं की। तो हुआ क्या है, ये 40 लाख रुपए का सेगमेंट था अफोर्डेबल हाउसेस, आपके रियल एस्टेट के लैंड प्राइस डबल होगा और उससे ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे बिल्डर के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च करना डजंट मेक सेंस। तो आज के टाइम पे अगर मुझे दिल्ली एनसीआर में ही कोई अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट लॉन्च करना है तो उसका मिनिमम राशि मेरी नजर में 60-65 लाख रुपए से नीचे नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को बैठ के शायद इस पे एक रिवाइज रेगुलेशन लेके आना चाहिए जहां पर प्राइजेस को रिवाइज किया जा सके कि 40 लाख रुपए में आप 2 BHK नहीं बना सकते दिल्ली एनसीआर और किसी भी मेट्रो सिटीज के अंदर, तो आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा। और दूसरा इसका इम्प्लीमेंटेशन की, या फिर ये भी हो सकता है कि जो भी बिल्डर अफोर्डेबल हाउसिंग में लेके आए वहां पर गवर्नमेंट एक क्रेडिट लाइन ऑर्गेनाइज करे, क्योंकि एंड ऑफ द डे इसका सीधा बेनिफिट जो है
वो आपके लोअर इनकम क्लास और मिडिल क्लास लोगों के लिए है। सर वैसे क्या लग ये रहा बहुत है बड़ा डेफिसिट जी। है, इट्स अ वेरी बिग डेफिसिट। हम्म, सर वैसे क्या लग रहा है कि आने वाले समय में घर जो होंगे वो और महंगे होंगे, क्योंकि अफोर्डेबल की जो परिभाषा है सर वो भी अब धीमे धीमे बदलती जा रही है। और इनफैक्ट मेरे ख्याल से बैंकों ने कल ही हम लोग लास्ट वीक हम लोगों ने इस बारे में डिस्कस किया था प्रॉपर्टी जंक्शन में, कि बैंकों ने यहाँ पर एक प्रपोजल दिया है कि उसकी परिभाषा जो है वो चेंज की जाए। तो अल्टीमेटली जो घरों का जो दायरा होगा, जो प्राइसेस होंगे, वो धीमे धीमे मेरे ख्याल से और बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, अफोर्डेबल भी थोड़े से और महंगे होते जाएंगे आगे चल के। ये हमेशा ही बढ़ना चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, जी। प्राइसेस बढ़ रही है लैंड की। तो इसमें मैकेनिज्म ही यही होना चाहिए कि हर साल जैसे आप इन्फ्लेशन के नंबर देखते हैं, इसी तरीके से एक रेगुलेटर का काम यही है कि वो हर साल बैठ के एक रिवाइज लिमिट लेके आए। तो प्राइसेस तो सर्टेनली इंक्रीज होंगे क्योंकि 2017 में अगर आप 40 लाख रुपए में अफोर्डेबल घर खरीद रहे थे, 2017 से लेके 2026 में हम बात करें, फास्ट फॉरवर्ड 9 साल में, तो लैंड के प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं और मोर देन डबल किसी किसी जगह पे। राइट। तो जाहिर सी बात है बिल्डर के लिए अब ये कोई वायबल प्रोजेक्ट नहीं है, और बिल्डर अगर पैसा नहीं कमाएगा तो ही वुड नॉट बी लॉन्चिंग द न्यू प्रोजेक्ट। तो ये इंक्रीज तो होंगे ही होंगे, बट इसके अलावा भी यहाँ पर एक सेंट्रलाइज बॉडी को ये डिसाइड करना चाहिए, अब वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग हो या रेरा हो। अब रेरा में चैलेंज है कि हर स्टेट का अपना एक रेगुलेशन है, जहां पर हर साल इस पूरे प्राइसिंग का रिव्यू किया जा सके, जिससे इस तरह के प्रोजेक्ट लगातार हर साल लॉन्च किए जा सके, क्योंकि ये नीड अगले 10 साल इंडिया में खत्म नहीं होने वाली। इंडिया में नीड बहुत ज्यादा है। 2.5 करोड़ जो नंबर आया है, आई स्टिल हैव अ डाउट ऑन दिस नंबर, क्योंकि 2.5 करोड़ का आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ आप 10 करोड़, अगर आप एक फैमिली में 4 लोगों को भी मानते हैं तो आप 10 करोड़ के लोगों की बात कर रहे हैं। बट इंडिया के अंदर अभी भी 100 करोड़ लोगों को अर्बनाइज होना है, 100 करोड़ लोगों को अर्बनाइज होना है। तो अगर 100 करोड़ लोगों को अर्बनाइज होना है, और जो आज के समय पे कुछ 50-60 करोड़ की आबादी अर्बनाइज है, तो यहाँ से 50 करोड़ लोग, यानी कम से कम 10 करोड़ या 12 करोड़ घर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी आने वाले 10-15 सालों में। चलिए, ये थी हमारी आज की मुख्य खबरें। अब फटाफट खबरों में जानते हैं कौन कौन सी खबरें यहाँ पर शामिल हैं। यूपी रेरा ने राज्य के 8 जिलों में 13 नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 3052 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 4772 आवासीय और कमर्शियल यूनिट्स यहाँ पर विकसित किए जाएंगे। सबसे ज़्यादा निवेश गाजियाबाद में हुआ है, जहाँ 4 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। गौतम बुद्ध नगर में एक बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और बाराबंकी में भी नए आवासीय प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी गई है। साथ ही यूपी रेरा ने घर खरीदने वालों को सलाह दी है कि वे प्रोजेक्ट की जो जमीन नक्शा है या फिर निर्माण प्रगति की शिकायतें हैं, वो बिल्डर की जानकारी यहां पर आधिकारिक पोर्टल पर जरूर यहां पर जांचें। प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि केवल विज्ञापनों या मौखिक वादों पर भरोसा बिल्कुल भी यहां पर ना करें। उधर हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए साल 2010 से 2011 से लेकर 2024-25 तक के लंबित टैक्स पर ब्याज पूरी तरह माफ करने का यहां पर फैसला किया है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यदि संपत्ति मालिक 30 जून 2026 तक अपना बकाया टैक्स जमा कर देते हैं और ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी का सेल्फ सर्टिफिकेशन पूरा कर लेते हैं, तो उन पर लगने वाला पूरा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। ये योजना राज्य भर के हजारों रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकों को राहत देने के उद्देश्य से लाई गई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे लंबे समय से लंबित टैक्स वसूली में तेजी आएगी और शहरी निकाय की जो आय होती है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि तय समय सीमा के बाद भुगतान करने पर 1.5% प्रतिमाह की दर से यहां पर ब्याज भी लागू होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने महिलाओं के नाम पर संपत्ति पंजीकरण कराने पर 50% रियायत देने की यहां पर घोषणा की है। इस कदम से महिलाओं को संपत्ति खरीदने और स्वामित्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार के अनुसार इससे महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी। ये समिति विभिन्न पक्षों से सुझाव लेकर मसौदा तैयार करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय से इसे सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम यहां पर बताया गया है। सर, इन तीनों खबर में से किसी एक में टिप्पणी करना चाहेंगे आप? तो मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ वाला इवेंट बहुत इंटरेस्टिंग है अभिषेक, बिकॉज हम लोग जितने भी स्टेट वेलफेयर को अगर देखेंगे तो लाडली बहन योजना, लाडली माँ योजना, यहाँ पर एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ये देख रही है कैसे महिलाओं के हाथ में पैसा डाला जाए, और ये इस तरीके के स्टेप्स सर्टनली बहुत एम्पावरमेंट देगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये नीचे तक कैसे पहुंचाया जा सके, एंड आई थिंक इस तरीके के प्रैक्टिसेस को और ऐसे स्टेट्स में
जो स्टेट पहले से गरीब है और थोड़े से उनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम है, वहां पर सर्टनली अपलिफ्ट करेगा फॉर द फीमेल। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत ही बोल्ड मूव है। एंड हम आने वाले टाइम में देखेंगे कि इसका फायदा लोगों के स्पेशली फैमिलीज की एम्पावरमेंट पे अपने को देखने को मिल सकता है। तो चलिए, ये था आज का प्रॉपर्टी जंक्शन शो। रवि सर, थैंक यू सो मच, आज आपने समय निकाला और तमाम खबरों का विश्लेषण किया। बहुत अच्छे से आपने सर समझाया, हर एक खबर के हर एक सवाल पर बारीकी से सर आपने यहाँ पर टिप्पणी की सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी प्रॉपर्टी जंक्शन के शो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, इस बार काफ़ी समय लग गया था, लेकिन अगली बार जब मिलेंगे तो कोशिश करेंगे कि 1-1.5 महीने के अंदर ही आपको आमंत्रित करें और आप भी अवेलेबल हो सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, थैंक यू। तो ये था आज का प्रॉपर्टी जंक्शन शो। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। बाकी अब होगी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात तमाम नई खबरों और नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।